करेंगे। हमारे साथ फिलहाल आत्मजीत सर जुड़ गए हैं, तो हम आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बात हम कर रहे हैं कि अभी जिस समय पर राहुल गांधी को लेकर के एक सहानुभूति की लहर चल रही है, सहानुभूति देखी जा रही है उनकी सदस्यता जाने के बाद से, ऐसे में अमित शाह का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई के जो कई अधिकारी थे उन्होंने अमित शाह के ऊपर दबाव बनाया उस समय, जिस समय उनसे पूछताछ चल रही थी एनकाउंटर के मामले को लेकर के। तो ऐसे में क्या ये जो बयान है उस पर सीधा सवाल ये उठता है कि ये जो सहानुभूति है जो कांग्रेस के फेवर में जा रही है, उसको कहीं ना कहीं मोड़ने के लिए भाजपा की तरफ, और या लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए बयान आया है ये? देखिए, होता क्या है मैं आपको बताऊं, आज भी तमाम आप न्यूज़पेपर्स जैसा देख लीजिए और सोशल मीडिया पे, खासकर गोदी मीडिया चैनल्स पे जिस तरीके की बात रखी जा रही, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई का जो प्रताड़न है ये आज से नहीं चल रहा है, 70 सालों से चल रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी, जब और सरकारें थी, जनता दल की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई, देवगौड़ा की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आई, उन सारे सरकारों ने सीबीआई के माध्यम से ऑपोजिशन का जो है वो प्रताड़न किया है, चाहे वो स्टेट लेवल की सरकारें हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे ऑपोजिशन पार्टीज हों। तो उनका ये कहना है कि ये ट्रेंड हमने नहीं शुरू किया, हमने तो सिर्फ कंटिन्यू किया है इसको। रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, मीडिया इंडिपेंडेंट है, पर आज की डेट में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अपना धन और बल का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि बीजेपी जो आज की डेट में सबसे रिचेस्ट पार्टी हो गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इलेक्शन कमीशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी चल रही है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सीक्रेसी है, या किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन कंपनियों द्वारा खरीदे जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए से नीचे का तो बॉन्ड खरीदा ही नहीं जाता है, और वो कौन कंपनियां हैं जो फंड कर रही हैं बीजेपी को, और उस फंड के जरिए किस तरीके से देश के जो तमाम हमारे पिलर्स हैं, जैसे जुडिशरी है या एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटर है या मीडिया है, किस तरीके से उनको, और खासकर मीडिया को, गोदी मीडिया को, किस तरीके से उनको पैसा का प्रलोभन देकर, ताकत का, बल का डर देकर उनको मैनेज किया जा रहा है। सीबीआई तो बहुत दूर की बात है। चलिए, एक उनका इल्जाम अगर ये सही भी साबित हो जाए कि सीबीआई को तरह तरह की सरकारों ने, पिछली भी कई सरकारों ने अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। अमित शाह भी जेल गए, ऐसे तो अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, किसी भी मामले में गए हों। मनीष सिसोदिया जेल में है, डिप्टी सीएम। तो ये तो देखिए, जेल में जाने से तो वोट परसेंटेज बढ़ता ही है लोगों का। आज कहने राहुल गांधी जेल चले जाएंगे तो हो सकता है राहुल गांधी के पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स जाग जाएं। 30 दिन का समय है, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है। तो ये जो इल्जाम है, ये आरोप प्रत्यारोप जो है, ये पॉलिटिकल नेचर के हैं। और जिस तरीके के जुडिशरी के फैसले भी आ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज का किस तरीके से प्रताड़न हो रहा है। अब आप देखिए, चंद्रशेखर राव की जो बेटी हैं एमएलसी के कविता, उनपे लिकर पॉलिसी का सीबीआई ईडी की इंक्वायरी चली गई और उनपे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस डाल दिया। तो उन्होंने जब केस अपने कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि भाई ये पीएमएलए का केस मेरे पे डाला और मुझे ईडी बिठा के 11-11 घंटे मेरे से वार्ता कराती है, बात कराती है, और मैं महिला हूं, मुझे अपनी भी सिक्योरिटी चाहिए, तो इनको कहिए कि मेरे घर आके इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें जब आना हो। तो वो केस वहां रद्द हो गया। पीएमएलए में उनके पास कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिसमें वो कोई सेक्शन नहीं है जिसमें वो महिला होने के नाम पे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपने कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन पे करा सके। और यही मामला आपने देखा शिवसेना में कैसे गवर्नर को इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनाई गई। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दो धड़े में बांट दिया गया शिवसेना को। और किस तरीके से जो 12 स्टेटें हैं जिनमें बीजेपी का रूल नहीं है अभी इस समय, रामनवमी के मौके पे आपने देखा किस तरीके से दंगे करवाए गए। औरंगाबाद में किस तरीके से टी राजा सिंह का आप अगर वो भाषण देख लेंगे जो उनका वीडियो बना है, तो आप भी शर्म से सार हो जाएंगे कि ये देश का प्रतिनिधि, एक एमएलए, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है एक माइनॉरिटीज के प्रति। और आज आपने देखा कल जैसे सासाराम में और बिहार शरीफ में गाड़ियां आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, तो आज सीएम को भी जवाब देना पड़ा उसका। तो ये आगजनी खाली ऑपोजिशन रूल स्टेट में, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में ही क्यों हो रही है? बात सीबीआई की नहीं है यहाँ पे, बात सेंट्रल फोर्सेस की नहीं, बात इंटेलिजेंस की नहीं है, एनआईए की नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता जी के हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है, तो जो हावड़ा का, शिवपुर और काजीपुरा का जो
वहां पे दंगा हुआ, जिसमें सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा कि इसमें मुस्लिम समाज के लोग जो थे वो ज्यादा उनका रोल नहीं है। पहले उसकी इंस्टिगेशन जो है, जिनको हमने परमिशन तक नहीं दी थी, उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, उसमें वीएचपी थी और एक अंजनी पुत्र सेना थी, उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं किए, आईडीज नहीं थे उनके पास, और उनके पास तलवारें थी, डंडे थे, वेपन्स थे, और वो खुलेआम गाना बजा के और वो मस्जिद के आगे जो है होड़ हल्ला कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को उकसाएंगे तो वहां दंगा तो हो गई। अब उसको कंट्रोल किया गया, उनको बताया गया कि बाहर से गुंडे लाए गए थे, ये कम्युनल क्लैशेस नहीं है, कम्युनल क्लैशेस के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, अराजकता फैलाई जा रही है। और बीजेपी शासित राज्यों द्वारा, बीजेपी शासित सेंट्रल एजेंसीज द्वारा ये इसको आग में घी का काम किया जा रहा है। ये बिहार में ही क्यों हो रहा है, वेस्ट बंगाल में ही क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही क्यों हो रहा है? आपने देखा राजस्थान में किस तरीके से वो भरतपुर खटमिका के दो लड़के थे, जुनैद और नासिर, उनको जिंदा जला दिया गया उनकी बलेरो में, और उन पर इल्जाम लगाया गया। और मोनू मानेसर जो इसमें मेन कल्प्रिट है, जो मेन एक्यूज्ड है, नामजद एक्यूज्ड है, आज 1.5 महीना हो गया वो बाहर घूम रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। यही अमृतपाल की कहानी है पंजाब में। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है कि भगवत मान की सरकार कितनी विफल रही, आज 1 महीने से वो आदमी घूम रहा है, वीडियो बना के डाल रहा है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है, और कहते हैं कि वो सेंट्रल एजेंसीज द्वारा वहां प्लांट किया गया है, क्योंकि एसजीपीसी जो है वो प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइंड है। तो ये जो चीजें अब आप देखते हैं, जिस तरीके से अराजकता का माहौल, और खुलेआम लोग घूम रहे हैं, जिनको अरेस्ट करना चाहिए वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, और जो ऑपोजिशन के पार्टी के लोग हैं, जो अदानी और मोदी के रिश्तों की बात करते हैं, उनका सस्पेंशन हो जाता है पार्लियामेंट से, उनको घर खाली करने के लिए कहा जाता है। तो ये सब चीजें, पब्लिक तो बेवकूफ नहीं है देखिए, पर अब हमें देखना ये है, जो मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही आज, कि क्या हम एक सिर्फ इलेक्शन डेमोक्रेसी या इलेक्शन ऑटोक्रेसी बन के रह गए हैं? क्या हमारे जो संविधान में जो सोशलिस्ट, वेलफेयर, लिबरल डेमोक्रेसी का जो ढांचा, जो संरक्षण है, उसकी तरफ तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ एक 24/7 और 5 साल, जब तक दूसरा इलेक्शन ना हो जाए, 5 साल इलेक्शन ही, कभी निकाय इलेक्शन चल रहे हैं, कभी स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं, कभी बाईपोल हो रही है। सिवाय इलेक्शंस और सिवाय इन पॉलिटिशियंस को डिस्कस करने के मीडिया में कोई डिस्कोर्स बचा ही नहीं। और यही कारण है कि केंद्रीकरण, पोलराइजेशन इनके लिए आसान हो गई है। एक बयान देते हैं, उसमें आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इस पे विचार देश के बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी, जिनके घरों पे ताले लगा दिए गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमसे ले लिया गया। कोई आदमी बोलता है, आपने देखा भीमा कोरेगांव वाले केस में मॉलवेयर प्लांट करके जो है वो लोगों को अरेस्ट किया गया। एक 83 साल के स्टैन स्वामी बेचारे वो जेल में मर गए, बाकी लोगों को बेल लेने में 3-3 साल लग गए। फिर शर्जील इमाम वाली बात है, उसमें 3 लोगों को लोअर कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद उनको हाई कोर्ट में भी अब रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो जब सेन वॉइसेस, सिविल सोसाइटी के लोगों को, इंटेलिजेंसिया को इस तरीके से हार्ड वर्क को हार्वर्ड के ऊपर बताया जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री तक दिखाने को तैयार नहीं है। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि इंफॉर्मेशन के लिए आप आरटीआई डालिए, सीआईसी गुजरात सरकार को कहती है कि भैया ये डिग्री की बात कर रहे हैं, 72 है, 73 है, 74 है, जो भी साल की डिग्री है, वो डिग्री मुहैया कराइए, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा है कि मेरी बीए की डिग्री है, तो दिखाने में क्या हर्ज? स्टेट जाती है हाई कोर्ट और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऑर्डर ले आती है, मतलब डिग्री तो क्या दिखाएंगे, 25,000 रुपए का पहले फाइन भरिया। वो रद्द कर गुजरात दिया, की और गुजरात की कोर्ट में भी हो गई है जी, और गुजरात की कोर्ट में जी राहुल गांधी की डेफेमेशन पे मैक्सिमम सजा 2 साल की हो जाती है। गुजरात की ही कोर्ट में ये सब काम होते हैं। तो ये गुजरात की कोर्ट्स मैनेज कैसे हो रही हैं? तो सामने नजर आ रहा है कि सरकार का दबाव लोकल कोर्ट्स पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना है कि वहां के लोग बोल ही नहीं पा रहे। वो टोटल उसको गेटोइजेशन कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि पूरा उसका ध्रुवीकरण और पूरा उस पर कब्जा कर लिया गया है वहां की प्रजातंत्र प्रणाली में, और यही कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में करने की। तो क्या हम लोग सब मूक बन के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, या कोई आएगा हमें भी उठा के ले जाएगा? अतुलजीत सर, बहुत सीधी सी एक बात है, आप जब बात कर रहे थे, जब बात रामनवमी पर हुए दंगों को लेकर के हो रही थी, तो
हिंदुत्व की बात हो रही थी, सांप्रदायिकता की बात हो रही थी। आखिर ये हिंदुत्व के साथ सांप्रदायिकता का जुड़ जाना ये इतना जरूरी फैक्टर क्यों हो जाता है? देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। तो उस हिसाब से 10 साल में कितनी नौकरियां बन गई? 20 करोड़ नौकरियां बन गई। और नौकरियां कितनी जनरेट हुई? 70 लाख नौकरियां भी जनरेट नहीं होंगी इन 10 सालों में। तो ये यूथ करेगा क्या? तो ध्यान से भटकाने के लिए, जैसे शिवाजी राय साहब ने कहा कि ध्यान से भटकाने के लिए कोई नया एजेंडा हो। अब वो नया एजेंडा क्या हो? आपने सडनली जो एक हिंदू रिलीजन है, जो इनकम्बेंसिंग है, जो सबको साथ लेके चलने वाला है, जो 52 करोड़ देवी देवताओं को भी अपने में समा जाता है, उसके लिए 150 करोड़ लोग क्या हैं कि ये हिंदू है, ये जैन है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये एससी है, ये एसटी है। हिंदू एक विचारधारा का नाम है। जो हिंदू भाषी लोग हैं, जो इस तरफ रहते हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमी पे रहते हैं, वो हिंदू हैं। तो इसमें हिंदुत्व का नारा दिया क्यों गया? एक मैनिफेस्टेशन होती है कि माइनॉरिटीज के राइट्स छीन लो। हमारे संविधान में 4 चीजें कही गई हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, और फ्रीडम, हमारी राइट्स हमारे पास रहने चाहिए। जो बेसिक अधिकार है माइनॉरिटीज का, उनकी प्रोटेक्शन का, वो प्रोटेक्शन का राइट आप छीन के आपको मिलेगा क्या? क्या आज हम कह दें कि अब हमारा हिंदुत्व स्टेट हो गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बदल गई, तो क्या आपको ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हम आप बात कर रहे हैं, जो सड़क पे हमने लड़ाई लड़ी किसान आंदोलन में, बी शिवाजी राय जानते हैं, तो किसान आंदोलन की जो हमने लड़ाई लड़ी, या जो अन्ना आंदोलन की भी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मोदी सरकार को एक रेड कारपेट मिल गया और अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर बन गया, ये सब लड़ाई, जयप्रकाश नारायण की लड़ाई ले लीजिए, ये सब लड़ाई जो है सड़क पे लड़ी गई। किसके लिए? समान अधिकारों के लिए, नागरिक अधिकारियों के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस देश की फ्यूचर को बचाने के लिए। जो चीजें वेस्ट ने, वेस्टर्न कंट्रीज में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में जिस तरह का जेनोसाइड हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट, आज उन लोगों ने भी उस चीजों को खत्म कर दिया कि ये गलत चीज थी, गलत समय में गलत चीज की गई, और इसका हम क्षमा भी मांगते हैं। उन्होंने क्षमा भी मांगी। हम क्या कर रहे हैं? उनकी सब बुरी चीजें अपने में ग्रसित कर रहे हैं, और जो हमारे में अच्छाइयां थी, जिससे हमारा देश बना था, एक लोकतंत्र बना था। आप देखिए, हमारे देश में 21वीं सदी में जब हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे जो लोग थे उस समय, जो आजादी की लड़ाई के जो रहनुमा थे या जो उसको लीड कर रहे थे, उनको ये पता था कि अगर सारी कम्युनिटीज इकट्ठे नहीं होंगी तो हम अंग्रेजों को भगा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो हर चीज में वो सक्षम है, एजुकेशन में, जुडिशरी में, हेल्थ में, मतलब उनके पास हर चीज का एक सोल्यूशन है, साधन है। क्या हम इंडिपेंडेंस से पहले एक नेशन भी थे? हमारा नेशनहुड ही इंडिपेंडेंस के बाद आया। पहले हम लोग 570 या 572 रियासतों में बदले हुए थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से जमीन के लिए लड़ते थे, एक दूसरे से अपने वर्चस्व के लिए लड़ते थे, एक दूसरे से अपने हकों के लिए लड़ते थे। नेशन स्टेट तो हमारी बनी 1947 के बाद है। और उसके बाद जब हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, तो बहुत क्लियरली बी आर अम्बेडकर ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हमारे राइट्स बताए गए कि ये हमारे राइट्स हैं और इनके दायरे में हमको रहना है। आज जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है उसको आप एक दलित समाज का एक वो मानते हैं, प्रचारक। महात्मा गांधी को आप क्या कहते हैं? चतुर्बनिया कह देते हैं। आपने नहीं कहा, मैं कह देता हूं, अमित शाह ने कहा था कि चतुर्बनिया है। उनपे तो कोई डेफेमेशन का केस नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी भरी पार्लियामेंट में 105 आर्टिकल के अंदर अपनी चेरिश फ्रीडम के अंतर्गत वो रेणुका चौधरी को सूपनखा बोल देते हैं, और फिर कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो। तो लक्ष्मण रेखा खींचने वाला कौन था? रावण था। तो ये क्या, ये रावणों की सेना है जो इस देश को चला रही है? बात यहां खड़ी हो जाती। तो ये सांप्रदायिकता और ये जो हिंदुत्व सोच, हिंदूवादी सोच, ये सोच एक एवरेज मॉडरेट हिंदू की नहीं है। क्या इससे पहले कोई हिंदू नहीं होते थे? क्या सरकारें नहीं होती थी हिंदूज को रिप्रेजेंट करने वाली? इस देश की मेजोरिटी हमेशा हिंदू रही है और माइनॉरिटीज को हमेशा संरक्षण प्रदान करती रही है। तो ये कौन सा नया हिंदू पैदा हो गया जो देश में ये कहता है कि माइनॉरिटीज को उनके राइट्स खत्म कर दो, उनको 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 अपने अंदर रखो, लव जिहाद मत होने दो, लैंड जिहाद मत होने दो, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दो, इनसे सामान मत खरीदो, इनको मारो पीटो। पहलू खान को ले लीजिए या जावेद निसार को ले लीजिए, जुनैद और निसार को ले लीजिए, राजस्थान में जिनकी ये तीनों आदमी जो है राजस्थान के हैं,
उसके अलावा मोहम्मद अखलाक को ले लीजिए, 2015 में मुजफ्फरनगर में जो हेट फैक्ट्री लगाई गई, आज वही हेट फैक्ट्री मेवात में लग गई है, वही हेट फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना गुट के, एकनाथ शिंदे गुट के एमएलए, बीजेपी के एमएलए वहां पे तमाम रैलियां निकालते हैं, 50 रैलियां हो गई हैं अभी तक की, और उसमें बातचीत क्या होती है, मुसलमानों को एक अभद्र भाषा से इस्तेमाल करके कहा जाता है, अरे सुन लो, अगर तुमने लव जिहाद किया, तुमने हमारी लड़कियों से इश्क मटक्का किया, तुमने हमारी जमीनों को हथियाया, तो हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे, तुमको पाकिस्तान भेज देंगे। जो रैशनल वॉइसेस हैं आपकी, हमारी जैसी जो इंटेलिजेंसिया है, वो सवाल करती सरकार से, तो कहते हैं आपको अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो पाकिस्तान चले जाइए। अरे जब पाकिस्तान जाने का टाइम था तो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, जिसका अधिकार है, जो है रहना चाहता है वो रह सकता है, अपनी स्वेच्छा से रहे। सिखों ने स्वेच्छा से हिंदुस्तान को अपना देश करार दिया। महात्मा गांधी का दौर था। अब जब बात ही उसी महात्मा गांधी का दौर आज भी है। देखिए, महात्मा गांधी ने जो संरक्षण की इस देश की, मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि 1947 से पहले हम लोग एक नेशन स्टेट तो थे पर बटे हुए थे। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमको एक सिरे से पिरोया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई, तो आज तो हम स्वेयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही करते हैं ना अपनी। अगर आज हम महात्मा गांधी को ना माने या बी आर अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, फिर देश में बचा क्या? फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर तो जो चाहिए आप करिए,